हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो चलिए आज हम इस क्लास में पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट भर्ती निरस्त परीक्षा 2016 का ये PYQ है। ठीक है, 2016 का ये पेपर है और हम इसी को अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भाग 1 हिंदी परिज्ञान और लेखन योग्यता के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर दबा लीजिए क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। ठीक है, BPSC UPSSC जूनियर असिस्टेंट के लिए जो 2026 का परीक्षा होने वाला है 1 फरवरी से, इसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? 4, 8, 10 या 5? तो इसमें 8 हैं। ठीक है, कितनी विख्यात बोलियां हैं? तो कुल 8 हैं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? ठीक है, तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है और कवि चंद्रवरदाई के द्वारा रचित इस महाकाव्य में पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया। पृथ्वीराज रासो हिंदी के वीर रस का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। कौन से हिंदी साहित्य का काल विभाजन नहीं है? आधुनिक काल, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल? तो डी ऑप्शन जो होगा ये जो है हिंदी साहित्य के काल का विकास नहीं है। तो हिंदी साहित्य का संयुक्त काल में विभाजन नहीं किया गया। हिंदी साहित्य का आदि काल जो था ये 650 ईस्वी से लेकर 1350 ईस्वी, पूर्व मध्य अथवा जिसे भक्ति काल कहेंगे 1350 से 1650, उत्तर मध्य काल 1650 से 1850 और आधुनिक काल जो है 1850 से लेकर के अब तक विभाजित किया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ये काल जरूर ध्यान रखेंगे। तो हिंदी साहित्य या आदि काल है कितने? 650 से 1350। फिर इसके बाद पूर्व मध्य काल आता है या भक्ति काल, फिर उत्तर मध्य काल, फिर आधुनिक काल आता है। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि चिन्हित कीजिए। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि को चिन्हित करना है तो वो कारक होगा। क्रियापरक व्याकरणिक कोटि कारक है। व्याकरण की वह कोटि जिसमें क्रिया निहित हो कारक कहलाती है। कारक का शाब्दिक अर्थ है करने वाला, अर्थात क्रिया को पूरी तरह करने में किसी न किसी भूमिका को निभाने वाला। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से जिनका संबंध क्रिया से पता चले उसे कारक कहते हैं। हिंदी में इनकी संख्या 8 होती है। लिंग से स्त्री या पुरुष, जाति तथा वचन से एक या अनेक होने का पता चलता है। ठीक है, तो आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी अर्थात पक्ष को माना था। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है? योजक क्रिया या फिर अधिकार घोतक क्रिया या फिर औचित्य बोधक क्रिया या फिर अप्रत्यक्ष क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी में थी जो होगी ये योजक क्रिया है। चूड़ी अच्छी थी में थी योजक क्रिया है। चलिए इसके साथ छठवें क्वेश्चन है, मूल अभिकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़ करके बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो मूल अभिकर्मक, ठीक है, के धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? तो ये सी ऑप्शन होगा। इसे हम साधित सकर्मक धातु कहेंगे। ठीक है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल रूप को धातु। और धातुएं अकर्मक एवं सकर्मक 2 प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। एक होता है मूल अभिकर्मक, धातुओं में प्रलय जोड़कर सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। मतलब कि मूल अभिकर्मक धातुओं में प्रत्यय जोड़ करके सकर्मक एवं प्रेरणार्थक धातुएं बनाई जाती हैं। विकल्प में साधित सकर्मक धातु दिया गया है, अतः सही उत्तर होगा। इसके अतिरिक्त दो या अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया आदि। जिन धातुओं के संपादन में 2 कर्मों की आवश्यकता है वे द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं।
जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, यहाँ लड़का एवं वेद दो अलग अलग कर्म हैं, अतः पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु है। ठीक है, पढ़ाता हूँ। सारंग ले सारंग चल कई सारंग की ओर, सारंग झीनो पाई के सारंग कई गई चोट। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे यमक अलंकार होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ पर एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हों। अब यहाँ पे देख सकते हैं सारंग, फिर सारंग, सारंग है। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी सारंग है इनकी आवृत्ति जब एक से अधिक बार होती है और अर्थ इनका अलग अलग होता है तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ सारंग का प्रयोग एक से अधिक बार किया गया है और इसका अर्थ हुआ अलग अलग है, अतः यहाँ पर यमक अलंकार होगा। जुगुप्सा का अस्थाई भाव क्या होता है, तो विभत्स होता है। ठीक है, जुगुप्सा का अस्थाई भाव विभत्स रस होता है। जुगुप्सा विभत्स रस अस्थाई भाव है। जब किसी दृश्य को देख करके याद कर मन में जुगुप्सा या घृणा के भाव की परिपक्वता पाई जाए तो वहाँ विभत्स रस होता है। जैसे सिर पर बैठो काग, आँख दियो खात निखारत, खींचत जीभ सियार अतहि आनंद उर्धारत, गीध जांध को खोद खोद कई मांस उपारत, श्वान अंगुरिन काटे काट के खात विदारत। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा, शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अद्भुत का स्थायी भाव जो होता है वो विस्मय होगा। ठीक है, विस्मय होता है। निम्नलिखित में से कौन सा छंद जो है छंद का प्रकार नहीं है, दृष्टांत, दोहा, चौपाई, सोरठा, तो दृष्टांत होगा। ये है छंद का प्रकार नहीं है, जबकि ये क्या है, ठीक है, क्या है, तो ये दृष्टांत अलंकार के प्रकार हो जाएंगे। चौपाई, दोहा, सोरठा, उलाला, कुंडलियाँ, छपियाँ, कहीर, रोला और आल्हा हरिगीत का बरवे इत्यादि छंद के प्रकार हैं। आयोग ने इन सभी प्रश्नों का सही उत्तर डी अर्थात सोरठा माना था, जो कि गलत है। इसमें दृष्टांत अलंकार होते हैं, ना कि छंद होगा। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यड़ संधि व अयाज संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है? व्यंजन संधि, मतलब ये किस संधि के, तो ये स्वर संधि होगा। ठीक है, स्वर संधि के ये भेद हैं। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाती है और संधि के पहले वर्ण के आधार पर इसे तीन भागों में बांटा गया। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। और जब संधि के पहले शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो तो इस प्रकार की संधि को स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि 5 प्रकार का होता है, यही दीर्घ, गुण, वृद्धि संधि, यड़ संधि और अयादि संधि। और 11 से 12 उपयुक्त समास चिन्ह चिन्हित करना है। पथ भ्रष्ट, अब पथ भ्रष्ट को हुआ पथ से भ्रष्ट, अर्थात यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, दोनों पदों के मध्य का कारक चिन्ह लुप्त हो जाए, तब वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। नामों के आधार पर तत्पुरुष समास को 6 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ अपादान कारक है, अतः अपादान तत्पुरुष या पंचमी तत्पुरुष समास होगा। अष्टाध्यायी, ठीक है, अष्टाध्यायी, तो यहाँ पे द्विगु समास होगा क्योंकि पहला अक्षर जो होगा, पहला शब्द ये है संख्यावाचक है। तो जिस समस्त पद में पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा जिसके समस्त पद से समूह का बोध हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो इन्हें दिया गया था चिदंबरा पर। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कब मिला? सन 1961 में इन्हें दिया गया था। कविता संग्रह सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना के द्वितीय उत्थान की परिचायिका है। इसमें युगवाणी से लेकर के अतिमा तक की रचनाओं का संग्रह है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ब्रज भाषा का विकास किस अभ्रंश से हुआ है? तो ये सौर सैनी से हुआ है।
ब्रज भाषा का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती उपभाषा की बोलियां जैसे ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, खाड़ी बोली, जयपुरी, मेवाती, मालवी इत्यादि का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। पूर्वी हिंदी की बोलियां जैसे कि अवधी, बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश के द्वारा हुआ है। 15 से 19 क्वेश्चन जो है निम्नलिखित अवतरण पर आधारित 5 प्रश्न दिए गए हैं। अवतरण को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प का चयन कीजिए तथा निर्देशानुसार चिन्ह लगाइए। राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए चरित्र निर्माण परम आवश्यक है। जिस प्रकार वर्तमान में भौतिक निर्माण का कार्य अनेक योजनाओं के माध्यम से तीव्र गति के साथ संपन्न हो रहा है, वैसे ही वर्तमान की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि देशवासियों के चरित्र निर्माण के लिए भी प्रयत्न किया जाए। उत्तम चरित्रवान व्यक्ति ही राष्ट्र की सर्वोच्च संपदा है और जनतंत्र के लिए तो यह एक महान कल्याणकारी योजना है। जन समाज में राष्ट्र, संस्कृति, समाज एवं परिवार के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, इसका पूर्ण रूप से बोध कराना एवं राष्ट्र में व्याप्त समग्र भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण का निर्माण करना ही चरित्र निर्माण का प्रथम सोपान है। पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति के प्रभाव से हमारे मस्तिष्क में भारतीयता के प्रति हीन भावना उत्पन्न हो गई। चरित्र निर्माण जो कि बाल्यावस्था से ही ऋषि कुल, गुरुकुल, आचार्य कुल की शिक्षा के द्वारा प्राचीन समय में किया जाता था, आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति से संचालित स्कूलों, कॉलेजों के लिए एक हास्यास्पद विषय बन गया। आज यदि कोई पुरातन संस्कारी विद्यार्थी संध्या वंदन या शिखा सूत्र रख कर भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है तो वो अन्य छात्र उसे बुद्धू या अप्रगतिशील कह करके उसका मजाक उड़ाते हैं। आज हम अपने भारतीय आदर्शों का परित्याग करके पश्चिम के अंधानुकरण को ही प्रगति मान बैठे। इसका घातक परिणाम चारित्र दोष के रूप में आज देश में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रहा है। तो चरित्र निर्माण की परम आवश्यकता है राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जनतंत्र के लिए लाभकारी हो सकता है तो ये होगा उत्तम चरित्रवान व्यक्ति लाभकारी हो सकता है। उन्नत राष्ट्र के लिए विकास की प्रथम सोपान जो है भ्रष्टाचार के प्रति निषेधात्मक वातावरण ही आंसर सही है। अप्रगतिशील रूप में मजाक उड़ाया जाता है जो भारतीय संस्कृति में जीवन बिताता है, तो डी ऑप्शन सही उत्तर है। भारतीयता के प्रति हीन भावना का कारण लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 से 24 प्रश्न निम्नलिखित में 3 वाक्य दिए गए हैं। त्रुटि वाले वाक्य को चुनिए और उसके अनुरूप ए बी सी पर चिन्ह लगाइए। यदि वाक्य त्रुटिहीन ना हो तो डी पर चिन्ह लगाइए। लिखा है रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम रचना मानी जाती है, तो यहाँ पे रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे श्रेष्ठतम, तो यहाँ पे रामचरितमानस भक्ति काल की सबसे यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये त्रुटि है, तो इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, त्रुटि होगा, क्योंकि यहाँ इसमें हमें जो चीज़ गलत होगा उसी को चुनना है। तो रामचरितमानस भक्ति काल की श्रेष्ठतम, जब श्रेष्ठतम शब्द लिखा है तो यहाँ पे सबसे लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए बी ऑप्शन ही हमारा उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, श्रेष्ठतम में शब्द सबसे समाहित है, अतः दोनों का प्रयोग एक साथ अनुचित है, तो दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं करेंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठंड के दिनों में प्रातःकाल के समय सर्दी बर्फ काफी बढ़ जाती है, तो ठंड के दिनों में प्रातःकाल, और प्रातःकाल के साथ हम यहाँ पे समय भी लगा दिए, तो प्रातःकाल तो जानते ही सुबह का समय ही होता है, तो यहाँ पे दोनों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठंड के दिनों में प्रातःकाल, ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए समय भी का प्रयोग हुआ है, प्रातःकाल के साथ समय का प्रयोग नहीं किया जाता है।
ठीक है, क्योंकि प्रातः काल स्वयं एक समय का सूचक है, इसीलिए इसमें बी ऑप्शन ही गलत है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, विसर्जन हो चुका था। तो जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन नहीं विसर्जित होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे विसर्जित हो चुकी थी, तो शुद्ध वाक्य होगा, अतः विसर्जन गलत होगा, ठीक है, इसलिए सी ऑप्शन में त्रुटि है। मैं जिस बस से जा रहा था वो बहुत भरी हुई थी, तो यहाँ पे वाक्य में कोई भी त्रुटि नहीं है, इसलिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसने लिखा था कि उसकी दुकान पर शुद्ध गाय का घी मिलता है, तो शुद्ध गाय का घी मिलेगा तो बी ऑप्शन में ही गलती हो जाएगी, क्योंकि शुद्ध गाय घी मिलता है, तो ये वाक्य सही होगा। उसकी दुकान पर गाय का शुद्ध घी, ठीक है, गाय का शुद्ध घी मिलता है, तो ये यहाँ पे सही होगा, तो सो बी पार्ट में ही गलती है। 25 से 29 निम्नलिखित प्रत्येक कहावत के लिए 4-4 समानार्थक वाक्य दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन कीजिए और उत्तर पत्र चिन्ह लगाइए। पत्थर को जोक नहीं लगती, सबल का शोषण नहीं होता है, या फिर मजबूत चीज आसानी से खराब नहीं होती, दो धूर्तों में प्रायः टकराव नहीं होता, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि पत्थर को जोक नहीं लगती, हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विहंगम दृष्टि जो हो जाती है, इसका अर्थ होगा सरसरी नजर, ठीक है, यहाँ तीखी नजर है तो गलत, गहरी नजर भी गलत, मंद नजर तो गलत है, तो विहंगम दृष्टि का हो जाता है सरसरी नजर, ठीक है। काटो तो खून नहीं का अर्थ क्या होगा? पीड़ा शांत हो जाना, बिल्कुल निर्जीव हो जाना, भय के कारण स्तब्ध हो जाना, गुस्सा शांत हो जाना। काटो तो खून नहीं, तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, काटो तो खून नहीं कहावत का सही अर्थ है भय के कारण स्तब्ध हो जाना। एक आंख ना भाना, तो इसका होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना, ठीक है, एक आंख ना भाना का होगा बिल्कुल अच्छा ना लगना। उंगली उठाना होता है दोष की ओर संकेत करना, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें मिलान करना है जो कि 30 से 34 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है समय को परखने वाला, ठीक है, समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य, ठीक है, रंग से धनाढ्य और समय की, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आर फिर या होगा, तो रा और या सी ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो समय को परखने वाला रंग से धनाढ्य और समय की, ठीक है, समय की उपेक्षा करने वाला करोड़पति से भिखारी हो जाता है, तो इसी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय गांवों के, ठीक है, भारतीय गांवों के अभी भारत सरकार को सुधार के लिए और राज्य सरकारों को बहुत प्रयत्न करना होगा। तो भारतीय गांवों के, ठीक है, भारतीय गांव के सुधार के लिए, तो पहले तो रा आएगा, तो रा सी में है और बी में है, ठीक है। सुधार के लिए अभी भारत सरकार को, ठीक है, और राज्य सरकार को बहुत प्रयत्न करना होगा, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी परिचित होते हैं। तो समाचार पत्रों में 32 नंबर का क्या फिल करेंगे? तो इसका आंसर डी सही है, ठीक है, क्योंकि समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं। प्राचीन काल में जो है पुस्तकें हस्तलिखित होती थी, ठीक है, जिससे एक व्यक्ति के लिए विविध विषयों पर अनेक पुस्तकें उपलब्ध कराना बड़ा कठिन होता था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत जैसे अधिक जनसंख्या वाले देशों के लिए कुटीर उद्योग, ठीक है, कुटीर उद्योग अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकता है, तो ये पहला ही सही हो जाएगा।
हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये है श्लिष्ट योगात्मक भाषा। हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो ये श्लिष्ट। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो ये पश्च संवृत हो जाएगा, बड़ा ऊ। ठीक है, पश्च संवृत है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि से जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहा जाता है। बड़ा, छुटाऊ, बड़ाऊ, ओ, आओ और यहाँ संवृत उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है। छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ इस प्रकार के भाषा विज्ञान की दृष्टि से छोटाऊ तथा बड़ाऊ पश्च संवृत हैं। छत्तीसगढ़ किस भाषा की बोली है? छत्तीसगढ़ी जो है किस भाषा की बोली है? तो ये पूर्वी हिंदी। छत्तीसगढ़ी बघेली अवधी बोली उपभाषा पूर्व हिंदी के अंतर्गत आती है। उपभाषा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। कौरवी खड़ी बोली ब्रजभाषा बुंदेली कन्नौजी आती है। पश्चिमी हिंदी सौरसेनी अभ्रंश पूर्वी हिंदी अर्धमगधी से विकसित हुआ। कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, कौन सा प्रत्यय हिंदी भाषा में बहुवचन के रूप में जाना जाता है? तो ओ हो जाएगा पहला ऑप्शन। उत्कर्ष एक कुशाग्र विद्यार्थी है। यहाँ कुशाग्र कौन सा विशेषण है? ठीक है, परिमाण, सार्वजनिक गुण, तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा भक्ति कालीन कवि नहीं है? तो इसमें से बिहारी जो होंगे ये भक्ति कालीन कवि नहीं है, जबकि सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास ये भक्ति काल के कवि हैं। बिहारी लाल जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले रीति काल के कवि थे। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई है और इस मुक्तक काव्य में 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध और अनूठी कृति है। इसके बाद जो सामान्य बुद्धि परीक्षण की जो क्लास होगी ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस क्लास में इतना ही, जिसमें से हम हिंदी पार्ट को कंप्लीट किए। टोटल 40 क्वेश्चन थे। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही। ऐसे बने रहें लास्ट एग्ज़ाम तक, तो पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। आज के लिए इस क्लास में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।